नमस्कार दोस्तों। आज के एक विशेष टॉपिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज प्राध्यापक परीक्षा का एक महत्वपूर्ण टॉपिक हमने चयन किया है और ये जो टॉपिक है वो दिखने में बड़ा छोटा सा दिखता है और बड़ा सरल भी दिखता है। दोस्तों, ये टॉपिक जो आपके सामने नज़र आ रहा है बिंब, ये टॉपिक देखा जाए तो सारे जितने भी कवि हैं, रचनाकार हैं, कलाकार हैं, मनुष्य हैं, सबके भीतर बसने वाला एक बहुत बड़ा विशालकाय बिंदु है और इसी के आधार पर सारी साहित्यिक रचनाएं लगभग लिखी जाती हैं। हालांकि हमारे पाठ्यक्रम में लिखने पर यानी 2.5 अक्षर का छोटा सा शब्द दे दिया बिंब, लेकिन ये बहुत विस्तृत है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि हमारे सामने एक समस्या आ जाती है कि बिंब आखिर कहते किसे हैं। बिंब का सबसे पहली बात तो हमारे को जो शब्दार्थ है उसी को समझने में समस्या आ जाती है कि आखिर ये बिंब है क्या। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि बिंब है वो एक मानसिक प्रतिकृति है, मानसिक चित्र है। जैसा कि सुमित्रा नंदन पंत ने कहा था कि किसी भी काव्य के लिए चित्र भाषा का होना जरूरी है, अर्थात शब्द ऐसे होने चाहिए जिससे हमारे दिलो दिमाग पर एक चित्र बन जाए, एक आकृति बन जाए। और इसीलिए पंत ने अपनी भाषा को चित्र भाषा माना है। और ये प्रश्न पूछ भी लिया था कि पंत की भाषा है, एक बार फर्स्ट ग्रेड में पूछ लिया था कि पंत की भाषा है तो वो है चित्र भाषा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब चित्र भाषा कैसे लिखी जाए। क्या कोई हमारे पास ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम कोई बोर्ड पर चित्र उकेर दें या और दूसरे के सामने चित्र प्रस्तुत कर दें? नहीं, शब्द ऐसे होने चाहिए जिनको सुनते ही, जिनको पढ़ते ही हमारे दिमाग में एक चित्र बन जाए। जैसे उदाहरण के तौर पर यानी हम लेते हैं कि जैसे किसी भी लाल लाल आंखों वाला एक सफ़ेद प्राणी होता है जिसके सफ़ेद छोटे छोटे रोए होते हैं, और शमशेर बहादुर सिंह ने इसका विशेष तौर से उपमान के रूप में प्रयोग किया। आपका ध्यान चला गया होगा शायद खरगोश की तरफ। यानी खरगोश नाम लेते हैं, हमारे सामने एक छोटा सा प्राणी जो कि सफ़ेद रंग का होता है, आंखें लाल लाल होती हैं, उसकी तरफ चला जाता है। तो हमारे दिमाग में एक क्या बन गया? बिंब बन गया, एक इमेज बन गई, एक चित्र बन गया। और वो चित्र क्या हो गया? बिंब है। यानी उपमेय, उपमान जो कुछ भी हैं ये सारे के सारे रूप बिंब के हैं। यानी उपमेय नहीं, उपमान और उपमेय दोनों का संबंध बिंब से नहीं है, सिर्फ उपमेय का संबंध बिंब से है। यानी जो उपमा दी जाती है, जैसे मुखचंद्र। अब हमारा ध्यान किस पर चला गया? चंद्रमा पर चला गया। चंद्रमा जैसा है वैसा ही मुख हुआ। तो चलते हैं, आज इस बहुत ही बढ़िया टॉपिक को तैयार करते हैं और आशा करता हूं कि टॉपिक पढ़ने के बाद शायद ही ये परीक्षा में आप प्रश्न गलत कर पाएं। तो दोस्तों, अंग्रेजी के इमेज शब्द का रूपांतरण हिंदी में बिंब कहलाता है। इमेज तस्वीर, छाया करती, प्रतिकृति जिसको कह सकते हैं। हम कहते हैं ना कि दूसरे के प्रति तुम्हारे मन में क्या इमेज है, यानी उसकी तस्वीर तुम्हारे मन में कैसी बन रही है, उसका बिंब तुम्हारे मन में कैसा बन रहा है, ये है बिंब। यानी दूसरे के बारे में हम कैसा सोचते हैं। तो बिंब शब्द से एक मात्र तस्वीर का ही अर्थ नहीं है, ये बहुत विस्तृत शब्द है जिसको हम पढ़ रहे हैं। तो अंग्रेजी के इमेज शब्द का रूपांतरण हिंदी में बिंब कहलाता है और इसके जो प्रवर्तक हैं वो फ्लेट हैं
और ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में पूछ लिया गया था पिछली बार कि बिंब के प्रवर्तक कौन हैं, तो ये फ्लैट हैं। और ये बात बहुत ध्यान रखने की बात है, क्योंकि बिंब है वो सार्वभौमिक शब्द है, सार्वभौमिक शब्द नहीं, ये बहुत प्राचीन काल से, बहुत अनंत काल से चलता आ रहा है। और एक तरह से ये क्या है, सर्व प्रचलित शब्द है। और इसकी जितनी परिभाषाएं हमारे देश के लोगों ने दी हैं उससे ज़्यादा कहीं विदेशी लोगों ने या दूसरे देशों के विचारकों ने, विद्वानों ने दी हैं। तो ये फ्लेट महोदय हैं। हिंदी साहित्य में बिंब को प्रस्तुत करने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को दिया जाता है। तो हिंदी साहित्य में जो बिंब है उसको प्रस्तुत करने का श्रेय है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को दिया जाता है। हालांकि हिंदी साहित्य में बिंबों का प्रयोग सदा से चलता रहा है, लेकिन बिंब शब्द का एक तरह से प्रतिपादन करने वाले, एक तरह से उसको एक रूप देने वाले जो आचार्य माने जाते हैं वो रामचंद्र शुक्ल को माने जाते हैं। वैसे देखा जाए तो बिंब है वो सनातन है और हर काल में वो चलता रहा है। यानी जब किसी को भी यानी उपमा दी जाती है या अप्रत्यक्ष वस्तु के बारे में बताया जाता है तो वो एक तरह से क्या होता है, बिंब होता है। स्मृति भी एक तरह का क्या है, बिंब है। तो देखिए हिंदी साहित्य में बिंब को प्रस्तुत करने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को दिया जाता है। उनके मतानुसार मूर्त भावना के अनुसार बिंब का निर्माण होता है। यानी मूर्त भावना होती है, प्रत्यक्ष जो भावना होती है, प्रत्यक्ष जो चीज देखते हैं उसके आधार पर अमूर्त रूप में हमारे मस्तिष्क में एक बिंब का निर्माण होता है, एक तस्वीर का निर्माण होता है और उसी को हम क्या कह सकते हैं, बिंब कह सकते हैं। यानी सामने कोई चीज है और उसके आधार पर हम कोई निर्णय निकालते हैं, कोई यानी भावनाएं होती हैं, प्रतिक्रियाएं होती हैं, उसको हम क्या कह सकते हैं, बिंब निर्माण का साधन कह सकते हैं। तो बिंब निर्माण के अलग अलग साधन होते हैं, यानी इंद्रियां भी होती हैं, कल्पना भी होती हैं, भाव भी होते हैं, इनका सबका विस्तार से वर्णन करेंगे। तो उनके मतानुसार मूर्त भावना के अनुसार बिंब का निर्माण होता है। यानी सामने जो वस्तु है उसके आधार पर हमारे जो दिमाग में विचार, भाव या कल्पना जो भी पैदा होती है उसका यानी एक तरह से प्रभाव होता है। कहने का मतलब है कि एक चित्र हमारे दिमाग में बनता है, एक भावना हमारे दिमाग में पैदा होती है। आगे देखते हैं, बिंब एक रचनात्मक भाव है। तो बिंब के बारे में देखा जाए तो बिंब हमेशा क्या होता है, सृजनात्मकता लेकर आता है, रचनात्मकता लेकर आता है, उसमें एक नवीनता होती है और उसका सीधा सीधा अर्थ है कि हमारे दिलो दिमाग पर कुछ सृजनात्मकता का भाव पैदा होता है। तो बिंब एक रचनात्मकता का भाव है और बिंबों से ही रचना होना संभव है, बिना बिंब के रचना होना संभव नहीं है। बिंब का अर्थ है प्रतिकृति, प्रतिछाया, प्रतिबिंब। यानी किसी भी जो चीज है उसकी एक प्रतिकृति हम कह सकते हैं, उसकी प्रतिछाया कह सकते हैं, उसका प्रतिबिंब हम कह सकते हैं। तो बिंब एक प्रतिकृति है, प्रतिछाया है और प्रतिबिंब है। तो कहने का मतलब है कि बिंब है वो प्रतिबिंब है, यानी एक उसका दूसरा आकार है और एक प्रतिकृति है। तो बिंब का ये तो क्या है, अर्थ है। तो बिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब को, प्रतिछाया को, प्रतिकृति को। अब जैसे उदाहरण के तौर पर लेते हैं कि प्रतिबिंब कैसे हो। जैसे उदाहरण के तौर पर हम आईने में अपनी जो शक्ल देखते हैं तो वो भी हमारा क्या है, प्रतिबिंब है, क्योंकि आईना है वो हमारी एक छाया चित्र बना रहा है। उसी प्रकार एक झील के किनारे एक सुंदर युवती खड़ी है और वह झील के अंदर देख रही है, तो उसका जो छाया चित्र है वो झील के अंदर बन रहा है। कहने का अर्थ है जल में उसकी छवि है वो प्रतिकृति के रूप में, बिंब के रूप में प्रदर्शित हो रही है, असली छवि तो नहीं है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि कई बार हम इसको प्रतीक समझ लेते हैं।
तो ये प्रतीक नहीं है। प्रतीक तो कोई वस्तु होती है, और प्रतीक के बारे में भी हम विस्तार से वर्णन करेंगे। प्रतीक नहीं है, प्रतीक कोई वस्तु होती है, लेकिन जो युवती है, रमणी है, उसकी छाया है, वो झील में पड़ रही है, वो कोई वस्तु नहीं है, वो अस्थायी है, उसको बाहर नहीं निकाला जा सकता, उसको एक जगह पर नहीं रखा जा सकता। कहने का मतलब है कि वो सिर्फ बन रही है, और जो युवती हटेगी वो छाया भी हट जाएगी, यानी प्रतिछाया भी हट जाएगी, प्रतिकृति भी हट जाएगी। अब जैसे हमारे सामने एक शब्द आया शेर, तो शेर शब्द बोलते ही हमारे सामने यानी शेर की तस्वीर दिमाग में आ जाएगी, और जो ही वो शब्द हटा वो तस्वीर हमारे सामने से गायब हो जाएगी। यानी हमारे दिमाग से क्या हो जाता है, वो विलुप्त हो जाता है। ये एक तरह का संवेग होता है, क्षणिक हमारे दिमाग में चित्र बनता है, तो एक क्षणिक उसकी प्रतिकृति बनती है, तस्वीर बनती है। जैसे हम नाम ले लें हाथी, तो हाथी जैसा विशाल का जानवर हमारे दिमाग में आ जाएगा। अगर हमने देखा है तो हमने देखा है तो वास्तविक रूप से उसकी प्रतिकृति हमारे सामने आ जाएगी। अब देखिए बिंब की विशेषताएं देखते हैं। बिंब मानसिक रचना है, तो बिंब जो पैदा होता है वो दिमाग में पैदा होता है। यानी सबसे बड़ी बात है कि बिंब है, उसकी रचना हमारे दिमाग में होती है, दिमाग से बाहर बिंब का कोई अस्तित्व नहीं है। ये बात ध्यान में रखने की है कि बिंब शब्द एक ऐसा शब्द है जिसका संबंध सीधा सीधा हमारे मानस से है, हमारे दिमाग से है, हमारे मस्तिष्क से है। कहने का मतलब है कि बिंब है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग में बनता है। जैसे किसी कवि की रचनाएं पढ़ रहे हैं, और पढ़ते पढ़ते हमारे दिमाग में कोई विचार पैदा होता है, भावनाएं पैदा होती हैं, कोई छाया चित्र बनता है, एक तरह की कोई जो योजनाएं बनती हैं, वो क्या है, एक तरह का बिंब है। और हम भावनाओं में बैठते हैं, जैसे पुराने ज़माने में होता था, वर्तमान में तो नहीं होता है। पुराने ज़माने में धारावाहिक देखते देखते महिलाएं क्या करती थी, दुखी होकर रोने लग जाती थी। तो कहने का मतलब है आज के युग में तो ऐसा संभव नहीं है, लेकिन थोड़े समय पहले ऐसा देखने में होता था कि देखो कैसा दिखाया जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि उनके दिमाग में वो वैसी तस्वीर बन जाती है। तो ये एक तरह की मनोरचना है। बिंब एक मनोरचना है, और उस मनोरचना जो है वो सुन करके, देख करके, सुन करके, यानी हर चीज से इसका विकास होता है। अगला है बिंब एक मानसिक चित्र है, यानी हमारे दिमाग में जो तस्वीर बनती है उसी का नाम क्या है, बिंब है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं और आपके दिमाग में मेरी एक तस्वीर बन रही है, हालांकि आप लोगों ने मुझे देखा नहीं है, लेकिन आप एक काल्पनिक तस्वीर बना रहे हैं, और उस काल्पनिक तस्वीर का नाम क्या है, बिंब है, क्योंकि सिर्फ आवाज पहुंच रही है। और आप एक तस्वीर बना रहे हैं कि जो पढ़ा रहे हैं वो इस प्रकार के हैं, तो ये एक मानसिक चित्र है आपका। उसके बाद है इसका निर्माण शब्दार्थ में, शब्दार्थों तथा कल्पना से होता है। तो इसका निर्माण है वो शब्दार्थ से होता है और कल्पना से होता है। अभी मैंने इसका उदाहरण दिया कि आप कल्पना कर रहे हैं, तो शब्दार्थों से और कल्पना से होता है। कल्पना से जैसे उदाहरण के तौर पर, यानी हम किसी भी चीज की कल्पना करते हैं तो उसका जो तस्वीर है वो हमारे सामने बन जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर सबसे सुंदर कल्पनाओं का समय होता है जब हम सोने जाते हैं, और जब मुंह है रजाई में लेते हैं, तब हम कल्पनाओं के आगोश में सबसे ज्यादा होते हैं। और मनुष्य कल्पनाएं हमेशा सुंदर सुंदर करता है। कभी कभार ऐसा होता है कि वह यानी डरावनी कल्पना कर लेता है, लेकिन आमतौर पर वह उच्चता की कल्पना ही करता है। और कल्पना करते समय आप और हम महसूस करते हैं कि जैसे जैसे हम कल्पना करते जाते हैं वैसी वैसी तस्वीर हमारे सामने बनती चली जाती है, और हम उस कल्पना में खोते 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 नींद के आगोश में चले जाते हैं। यह सबसे शानदार समय होता है कल्पना का, और सबसे शानदार इस बात को समझा जा सकता है कि बिंब ये होता है। हमारे को सौपन आते हैं,
सौपन भी एज इट इज बिंब है, क्योंकि हमारा दिमाग है वो सक्रिय है और हम नींद के आगोश में है, और ऐसे में हमारा दिमाग है वो क्या कर रहा है, बिंबों का निर्माण करता चला जा रहा है। वो एक तरह से पूरी की पूरी श्रृंखला खड़ी कर देता है, और उस श्रृंखला के द्वारा यानी हम कभी डरते हैं, कभी हंसते हैं, कभी खिलखिलाते हैं और कभी भागते हैं। सपने में भागना तो बहुत अजीब स्थिति होती है जी। तो अब इसके अलावा हमने दूर कहीं से कोई शब्दार्थ सुना, कोई शब्द सुना, तो भी बिंब का निर्माण होता है। तो बिंब शब्द है उसकी विस्तारता हम देखते हैं हमारे निजी जीवन में बहुत गहरे तक है, लेकिन साहित्यिक रूप से अगर बिंब की बात करें तो हम समझ नहीं पाते हैं। हम यही सोचते हैं कि यार कोर्स में ये क्या डाल दिया, जबकि बिंब का तो संबंध तो हमारे दैनिक जीवन के नहीं, पूरे के पूरे जीवन से ही संबंधित है। अब देखते हैं शब्दार्थ से भी कि कोई शब्द बोला और हमारे दिमाग में उसकी तस्वीर बनी। भावों का होना जरूरी है, यानी बिंब के अंदर सबसे बड़ी बात है कि भावनाएं होना जरूरी है, भाव होना जरूरी है। बिना भावों के कोई बिंब नहीं बनेगा। यानी जब तक भाव नहीं होंगे, जब तक विचार नहीं होंगे, जब तक हम कल्पनाओं में नहीं खोए होंगे या कुछ सोच नहीं रहे होंगे, तब तक बिंब हमारे दिमाग में नहीं बनेगा। या और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उदाहरण हो सकता है, गहरी नींद। जब हम निंद्रा में होते हैं तब कोई बिंब नहीं बनता है, बशर्ते कि सपना नहीं आ रहा हो, तब कोई बिंब नहीं बनता। बाकी हमारा पूरे दिन मस्तिष्क चलता रहता है और उसमें बिंब बनते ही रहते हैं। यानी भावनाएं हमारे हृदय में आती रहती हैं, और भावनाएं आती रहती हैं तो बिंब है वो बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। यानी क्षणिक अंतराल के बाद बदलाव होता रहता है। जैसी बातचीत हम करते जाते हैं वैसे ही यानी बिंब बनते जाते हैं। तो बिंब लगातार बनते हैं, और बिंब जब तक हम जागृत रहते हैं तब तक रुकते नहीं है। तो इसके लिए भावों का होना भी जरूरी है। हाँ, ये जरूरी है कि भाव, हम किस प्रकार के भावों को उसमें काम में ले रहे हैं और किस प्रकार की भावनाएं हमारे चल रही हैं। अब उसका है काव्य के संबंध में आ जाते हैं। तो बिंब का संबंध अलंकारों से है। यानी जब भी हम अलंकार पढ़ते हैं और अर्थ का दूसरा अर्थ निकालते हैं या दूसरा अर्थ हमारे सामने आता है, तब हमें समझ जाना चाहिए कि बिंब का प्रयोग किया गया है, क्योंकि कहा कुछ जाता है और अर्थ कुछ और ही होता है। जैसे व्यंजना शब्द शक्ति है, व्यंजना शब्द शक्ति में आमतौर पर यह देखा जाता है कि लिखा कुछ है, अर्थ कुछ और है। और ये सारा का सारा कमाल किसका होता है? अलंकारों और बिंब के सहयोग से होता है। अब जैसे कोई कह दे कि गंगा पर घर है, तो पहले हमारा ध्यान जाएगा गंगा की तरफ, फिर जाएगा घर की तरफ, और फिर हम सोचेंगे कि पानी में घर कैसे हो सकता है। तो ये है वो सारा का सारा यानी बिंब है वो अलंकारों से संबंधित होता है, और अलंकारों के द्वारा ही एक तरह से बिंब का निर्माण होता है काव्य में, काव्य के अंदर अलंकारों का। बिंब एक शाब्दिक चित्र है। अब भैया जैसा हम शब्द बोलेंगे वैसा ही हमारे दिमाग में चित्र बन जाएगा। हमें छोटी कक्षाओं में एक निबंध लिखाया जाता था, गाय एक चौपाया जानवर है, उसके 2 सींग होते हैं। तो हमारा ध्यान है वो कहाँ किसकी तरफ चला जाता था? गाय की तरफ चला जाता था। तो निश्चित तौर पर जैसे शब्द बोले जाते हैं वैसा ही बिंब हमारे दिमाग में बन जाता है। कई बार हम कहानियां पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते हम क्या करते हैं, उसका शब्द चित्र बना लेते हैं। इसका एक शानदार सा उदाहरण हम लेते हैं। जैसे घर में कोई बातचीत हो रही है और बातचीत चलती रहती है। अब हालांकि गलत मत लीजिएगा, जैसे उदाहरण के तौर पर ऐसा नवयुवक या नवयुवती है जिसकी सगाई हो चुकी है और उस घर में उस के बारे में बातें हो रही हैं, तो चाहे नवयुवक हो चाहे नवयुवती हो, उनके दिमाग में एक दूसरे के प्रति एक बिंब बनने लग जाएगा। यानी भावी जीवन साथी के प्रति एक बिंब बनने लग जाएगा। किसके आधार पर? उन शब्द चित्रों के आधार पर उनके दिलो दिमाग पर एक बिंब बनने लग जाएगा। और
धीरे धीरे बिंब है वो एक चित्र का आकार लेता 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 एक तस्वीर बना लेगा। जैसे दूर व्यक्ति है, उस व्यक्ति को हमने देखा नहीं है, लेकिन सुनी सुनाई बातों के आधार पर हमारे दिमाग में उसकी एक तस्वीर बन जाती है कि वो व्यक्ति आखिर कैसा है, किस प्रकार का है। अगला है बिंब संवेग व वासना से युक्त होता है। तो बिंब है वो संवेग और वासना से युक्त होता है। तो बिंब का संबंध है वो संवेग से और वासना से युक्त होता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि संवेग, यानी संवेग का अर्थ है हमारे मन की हलचल, वासना का अर्थ यहाँ पर इच्छा है। तो इच्छाओं का और एक तरह से हमारी मन की हलचल का, मन की उथल पुथल का मेल क्या है, बिंब है। तो मन में उथल पुथल होती है, उसको भी हम बिंब कह सकते हैं, और हमारी जो इच्छाएं हैं उसका भी नाम क्या है, बिंब है। यानी जैसी इच्छा होगी वैसा बिंब बनेगा। और इसका सीधा सा है, जैसी हम कल्पना करते हैं वैसी तस्वीर हमारे दिमाग में बन जाती है। जैसी हम इच्छा पालते हैं वैसे हम बनते चले जाते हैं, उसकी वैसी तस्वीर हमारे सामने आती जाती है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक बटन होता और बटन से ही मेरे पास सब कुछ आ जाता और सब कुछ अपने आप हो जाता, वैसी स्थिति क्या है दिमाग में अगर हम सोच रहे हैं तो बिंब हो जाता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर बेरोजगार हैं और अचानक ही हमारे दिमाग में एक ख्याल आता है कि सोते सोते या बैठे बैठे कि हम नौकरी लग गए और लेक्चरार बन गए और लेक्चरार बन करके पोस्टिंग हो गई और पोस्टिंग होकर के और फिर हमारी जो ड्यूटी तक की श्रृंखला है वो जारी रह जाती है। ये क्या है, एक इच्छा के अनुसार बिंब हमारे दिमाग में बन रहा है। बिंब में इंद्रियता अनिवार्य है। इंद्रियता यानी हमारी इंद्रियां। तो हमारी इंद्रियां हैं वो सक्रिय रहती हैं और बिना इंद्रियों के कोई बिंब नहीं बन सकता है। ये मैं आपको बता दूं, आंख, नाक, जीभ, कान, त्वचा, और इन्हीं के आधार पर बिंबों का निर्माण भी होता है। बिंबों का निर्माण भी इन्हीं के आधार पर होता है। जैसे कुछ बिंब ऐसे होते हैं जो सूंघकर, कुछ बिंब ऐसे होते हैं जो कि देखकर, कुछ का स्वाद के आधार पर, कुछ का स्पर्श के आधार पर निर्माण होता है। अब बंधु लोगों, मीठी चीज़ है तो खाने के आधार पर, यानी इसका सीधा सा अर्थ है कि चाक्षु बिंब, सर्वे बिंब, स्पर्श बिंब, घ्रातव्य बिंब और आस्वाद बिंब, यानी ये जो बिंब हैं वो बन जाते हैं। तो इंद्रियता है वो इसके लिए क्या है, जरूरी है, और इतनी जरूरी है कि हम इसको यानी पूरा ले सकते हैं। कहने का मतलब है कि इंद्रियता बिंब के अंदर, जैसे उदाहरण के तौर पर कोई हमें स्पर्श करता है तो हमारे दिमाग में एक तस्वीर बन जाती है, तुरंत बन जाती है, सेकंडों के हिसाब से नहीं, सेकंडों के हजारों के हिसाब से तस्वीरें बन जाती है। कोई चीज़ हम खाते हैं तुरंत हमारे दिमाग में बिंब बनता है। कोई चीज़ के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में उसका बिंब बन जाता है। तो कहने का मतलब है कि बिंब है वो इंद्रियों से संबंधित है। कहने का अर्थ है सीधा सीधा है कि आँखों के द्वारा, नाक के द्वारा या जीभ के द्वारा, त्वचा के द्वारा सारे के सारे बिंब निर्माण होते हैं। अब हम काव्य पढ़ रहे हैं तो ये चाक्षु बिंब हो गया, क्योंकि हमारे आँखों के द्वारा वो बिंब बन रहा है। हमारे को कोई आवाज़ दे रहा है तो वह यानी कौन सा हो गया, घ्रातव्य बिंब हो गया, अर्थात वो हमें सुनाई पड़ रहा है। उसके अलावा जो बिंब हैं वो हम आगे देखते हैं और देखते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ते चले जाते हैं। माफ़ कीजिएगा, बीच में थोड़ी सी रुकावट आ गई। हाँ, तो जो बिंब हैं उनको जो देख करके बनते हैं वो चाक्षु बिंब कहलाते हैं। जो सुनने से बनते हैं हमारे दिमाग में वो सर्वे बिंब कहलाते हैं। जो छूने से हमारे दिमाग में बनते हैं वो स्पर्श बिंब कहलाते हैं।
और जो जीभ से हम बिंब बनते हैं, यानी जीभ के स्वाद से जो बिंब बनते हैं वो आस्वाद बिंब कहलाते हैं, और जो बिंब सूंघने से बनते हैं ये शब्द थोड़ा अलग है, ध्रातव्य बिंब बनते हैं। तो अब आगे देखते हैं, बिंब का निर्माण शब्दार्थ व कल्पना से होता है। तो बिंब का निर्माण शब्दार्थ और कल्पना से होता है। तो ये दोबारा रिपीट हो गया वाक्य कि शब्दार्थ के कारण से और कल्पना के कारण से होता है। बिंब में रूपकों का प्रयोग किया जाता है। तो बिंब के अंदर किसका प्रयोग किया जाता है? रूपकों का प्रयोग किया जाता है, यानी जो रूपक हैं, रूपक यानी रूपी, मुख रूपी चंद्र। तो रूपी या रूपक अलंकार जहां भी होता है सीधा सीधा हमें समझ लेना चाहिए कि बिंब का प्रयोग किया जा रहा है। यानी रूपकों का मतलब एक को दूसरे के रूप में बतलाना। तो रूपक अलंकार जहां भी हमारे सामने आए, रूपी शब्द सामने आ जाए, तो इसका सीधा सीधा अर्थ समझ लें कि बिंब का प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट है, मौलिक उपमान आवश्यक हैं। उपमान, मैंने एक उदाहरण दिया था, मुख चंद्र। तो चंद्र क्या है? उपमान है। और मुंह की तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से की जा रही है। तो ऐसे मौलिक उपमान भी क्या हैं? जरूरी हैं, तभी क्या है? बिंब बनेगा। कहने का मतलब है कि किसी भी वस्तु की दूसरी वस्तु से अगर हम कोई तुलना करते हैं, उसकी उपमा देते हैं, तो वो उपमान है, वो मौलिक होना जरूरी है, तभी उसका क्या है? बिंब हमारे दिमाग पर बनेगा, उसकी तस्वीर हमारे दिमाग पर बनेगी। उसके बाद है शाब्दिक चित्र जरूरी होता है। तो शाब्दिक चित्र यानी शब्दों का चित्र हमारे सामने उपस्थित होता है, तभी क्या होता है? बिंब बनता है। यानी कल्पना से भी बनता है, खुद की कल्पना करें तभी बनता है, लेकिन कोई दूसरा कहता है तब भी हमारे सामने बिंब बन जाता है। तो कहने का मतलब है कि शाब्दिक चित्र होना जरूरी है। और शाब्दिक चित्र कौन सा होता है? शब्दों के द्वारा दिमाग में जो चित्र बनता है वो चित्र शाब्दिक चित्र होता है। अब देखते हैं, बिंब का सरल अर्थ है मूर्ति। देखिए भैया, प्रत्यक्ष मूर्ति नहीं है इसमें। मैं आपको एक बात बता दूं, मूर्ति का मतलब है दिमाग की तस्वीर। और जो ही हम मूर्ति प्रत्यक्ष मूर्त वस्तु का नाम के रूप में मूर्ति का लेंगे तो प्रतीक हो जाएगा। झलक यानी एक तस्वीर जिसके कारण से हमारे दिमाग में दूसरी तस्वीर बनती है। छाया चित्र, और छाया चित्र से भी हमारे दिमाग में एक चित्र बनता है। तो देखिए, छाया चित्र क्या है? ये तीनों चीजें आप समझिए। बिंब का सरल अर्थ है मूर्ति, झलक, छाया चित्र। ये शब्द हैं, लेकिन प्रत्यक्ष मूर्ति अगर आ गई तो प्रतीक है। प्रत्यक्ष कोई व्यक्ति की झलक सामने है तो वो व्यक्ति है, कहने का मतलब है। और छाया चित्र, तो छाया चित्र है वो व्यक्ति का दूसरा क्या है? प्रतीक है। लेकिन तस्वीर उनकी हमारे दिमाग में बन रही है, इसलिए इसका यानी शाब्दिक अर्थ रूप में हम देखें तो एक तरह की तस्वीर है, एक तरह की मूर्ति है, एक तरह की झलक है जो हमने कभी देखी है और उसकी तस्वीर हमारे दिमाग में बन रही है। बिंब के दो अर्थ माने जा सकते हैं। अब बिंब के दो अर्थ हैं, तो दो अर्थ कौन कौन से हैं? पहला है अलंकार और दूसरा है अनुभूति। तो अलंकार है, उनके कारण से भी बिंब होते हैं और अनुभव के कारण से भी बिंब होते हैं। अनुभूति यानी अनुभव के द्वारा प्राप्त जो ज्ञान होता है उससे भी बिंबों का निर्माण होता है, और अलंकारों के द्वारा भी बिंबों का निर्माण होता है। तो ये बिंब के दो रूप हो सकते हैं। काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक मानस छवि है। काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक मानस छवि है, और यह परिभाषा डॉक्टर नागेंद्र की है। काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक मानस छवि है, और ये जो परिभाषा है वो डॉक्टर नागेंद्र की है। तो बिंब के बारे में हमने देखा कि काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक मानस छवि है, और यह परिभाषा किसकी है? डॉक्टर नागेंद्र की है। अगला है, बिंब किसी अमूर्त विचार अथवा भावना की पुनर्निर्मिति है। बिंब किसी अमूर्त विचार अथवा भावना की पुनर्निर्मिति है, यानी दोबारा निर्माण होता है, और यह परिभाषा भी किसने दी है? डॉक्टर नागेंद्र ने दी है।
पुनर्निर्मिति का मतलब है दोबारा निर्माण। अमूर्त का मतलब है कि जो हमारे सामने नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर किसी का भी हम नाम लें कोई भी, तो वो हमारे सामने नहीं है, लेकिन उसके का जो चित्र है वो हमारे दिमाग में बन रहा है। अगला है, प्रभाकर माचवे ने अपनी कविता को बिंबवादी घोषित किया। तो प्रभाकर माचवे एक ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने अपनी कविता को क्या कहा, बिंबवादी कविता घोषित किया। उसके बाद है, कविता में मैं है सबसे अधिक ध्यान देता हूं बिंब विधान पर। और ये केदारनाथ सिंह ने कहा है कि कविता में मैं सबसे अधिक ध्यान देता हूं तो वो देता हूं बिंब विधान पर। तो जितना बिंबों पर ध्यान दिया जाएगा उतना ही ज्यादा कविता आकर्षक होगी। कहने का मतलब है कवि सामने नहीं होता है, सिर्फ उसके शब्द सामने होते हैं, और उन शब्दों से जो तस्वीर हमारे सामने बनती है वो तस्वीर है वही प्रभावकारी होती है। तो इसी के कारण से कवि कहता कुछ है, अर्थ कुछ निकलता है, भावनाएं वो किस प्रकार की प्रकट करता है। यानी कवि जो लिखा हुआ होता है वैसा तो अर्थ निकलता ही नहीं है आमतौर पर, वो एक तीसरा ही अर्थ लेकर आता है। शमशेर बहादुर सिंह ने अपने काव्य में अधिकाधिक बिंबों का प्रयोग किया है। शमशेर बहादुर सिंह की कविता अपने है भी एक कोर्स में उषा, जिसमें देख सकते हैं राग से लिपा हुआ चौका, नीला शंख, जैसे उन्होंने बिंबों का प्रयोग किया है। अब उसके बाद में है सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो बिंब के तत्व है। तो बिंब के तत्व क्या क्या होते हैं? तो अनुभूति से प्राप्त जितने भी बिंब होते हैं, यानी अनुभवों से जो ज्ञान है और उस ज्ञान से प्राप्त जो भावनाएं, चित्र, प्रतिकृति हमारे दिमाग में बनते हैं, वो क्या है? बिंब है। तो बिंब का तत्व है कि सबसे पहले जरूरी क्या है? अनुभूति होनी चाहिए, अनुभव करना चाहिए, महसूस करना चाहिए, और उस महसूस से जो बिंब बनता है वो अनुभूति बिंब कहलाते हैं। उसके बाद अगला जो तत्व है वो कल्पना। तो कल्पना से भी बहुत सारे बिंबों का निर्माण होता है, और हमारा पूरा दिन है उससे कल्पना करते करते बिंबों का निर्माण होता रहता है। और काव्य में भी बिंबों का निर्माण है वो कल्पना तत्व के आधार पर होता है, और वो काल्पनिक बिंबों के सहारे अपने काव्य की सुंदरता को बिखेरते हैं, उसकी छटा को बिखेरते हैं। तो कल्पना उसमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। काल्पनिक बिंब होते हैं वो दो प्रकार के माने जा सकते हैं, एक स्मृति बिंब है और एक कल्पित बिंब है। यानी एक तो याददाश्त के आधार पर बिंब होते हैं, और एक ऐसे बिंब होते हैं जो कि दूर दराज की कल्पना पर आधारित होते हैं। उसके बाद है स्मृति, यानी संस्मरण जितनी भी रचनाएं हैं वो स्मृति बिंब है। यानी हम कोई संस्मरण लिखते हैं तो संस्मरण रचना है वो एक तरह से स्मृति बिंब का प्रतीक होती है। कहने का मतलब है कि हम याददाश्त के आधार पर उन तस्वीरों को और उन जो रचनाओं है उनको लिपिबद्ध करते चले जाते हैं, और वो एक तरह के बिंबात्मक रूप से ग्रहण करते चले जाते हैं। उसके बाद बिंब का जो आवश्यक तत्व है वो शब्द है। शब्द ही बिंब का निर्माण करता है। जैसा हम बोलते हैं वैसा का वैसा शब्द हमारे दिमाग पर चित्रित होता चला जाता है, और शब्दों के द्वारा ही एक कवि, लेखक, रचनाकार हमारे ऊपर एक प्रभाव छोड़ता है, और वो एक तरह से यानी हमारे सामने ऐसा घटनाक्रम या वातावरण उपस्थित कर देता है जिससे कि हम ऐसा लगता है मानो साक्षात रूप में उसे भोग रहे हों। तो वो शाब्दिक बिंब है। उसके बाद है भाव, और भाव हैं उनके आधार पर हमारे जो विचार बनते रहते हैं। जैसा कवि का भाव होगा, जैसा रचनाकार का भाव होगा, जैसा वो भाव प्रस्तुत करना चाहेगा, उसी के अनुसार हमारे भीतर संवेग उपस्थित होने लग जाएंगे। संवेग उपस्थित होंगे तो हमारी भावनाएं उसी प्रकार की बनने लग जाएंगी, और हमारा जो दिमाग है, मस्तिष्क है, वो वैसे के वैसे बिंबों का निर्माण करने लग जाएगा। और उसके बाद अगला है इंद्रियता। इंद्रियता यानी इंद्रियों से यानी हमारे बिंबों का निर्माण होता है, और ये मैंने पहले बहुत विस्तार से वर्णन कर दिया। इंद्रियता में चाक्षु बिंब भी है, यानी सर्वे बिंब भी हैं, स्पर्श बिंब भी हैं, और ध्रातव्य बिंब हैं, और आस्वाद बिंब है। तो कहने का मतलब है कि ये जो बिंब हैं वो विशेष तौर से हमारे जीवन में हरदम घटित होते रहते हैं। इंद्रियों के द्वारा हम हमेशा देखते हैं। तो ये बिंब के 6 तत्व माने गए हैं। तो 6 तत्वों में अनुभूति है, कल्पना है, स्मृति है, और शब्द है,
और उसके बाद में भाव तत्व है और इंद्रियता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। दोस्तों, मैं मेहनत करता हूँ तो सिर्फ एक ही चीज़ के लिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से जुड़ूँ। यूट्यूब पर आने का मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों से जुड़ाव है। इसलिए मैं दोस्तों आपसे एक बात कर रहा हूँ कि अधिकाधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इससे हमें संतुष्टि मिलती है और कुछ नहीं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने लेसन को विराम देता हूँ। सुप्रभात दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो।